हेलो बच्चों, एनसीईआरटी निचोड़ जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके द्वारा हम लोग एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारा सफर उसमें पहुंच गया है बच्चों, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस की तरफ। तो चैप्टर 2 का ये जो टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही चैप्टर 2 का रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए, अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे बच्चों वायरसेस की, वायरॉइड्स की, प्रायंस की एंड लाइकेंस की। चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। चैप्टर 2 के जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे बच्चों सबसे पहले वायरसेस की। देखो ये जो 3 टर्म्स आपको नजर आ रही है ना, लाइकेन को छोड़ देते हैं क्योंकि लाइकेन तो चीज ही अलग है। ये जो 3 टर्म्स आपको नजर आ रही है, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायंस, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल से छोटी चीजें हैं, नॉन सेलुलर है, इनके पास कोई सेल नहीं है, और चूंकि सेल नहीं है इसीलिए ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ लोग इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक स्टेज बोलते हैं, क्योंकि विशेष कंडीशंस में ये कुछ लिविंग प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। एक ही लिविंग प्रॉपर्टी जनरली ये शो करते हैं, वायरसेस पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट, वो है बच्चों मल्टीप्लिकेशन की। तो वायरस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? यदि इसको मल्टीप्लिकेशन शो करना है, इसको एक होस्ट सेल चाहिए। इसी तरह से वायरॉइड्स को भी चाहिए और इसी तरह से प्रायंस को भी चाहिए। तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको अभी अपन क्लियर कर ले रहे हैं। इस सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होने जा रहा है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवीजन भी होगा, साथ में आपको यह पता लगेगा कि इस लाइन पे क्वेश्चन कैसे बनाएगी, है ना, एनटीए क्वेश्चन कैसे बनाएगा, नीट में आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट लाइन ऑलरेडी हाईलाइट की हुई भी आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे इस सीरीज के द्वारा। क्या बोल रहे हैं बच्चों? वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां ऊपर बात कर रहे हैं विटकर की। विटकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें वायरसेस का, वायरॉइड्स का, प्रायंस का और यहां तक कि लाइकेंस का भी कोई प्लेस नहीं था। तो लाइकेंस के बारे में मैंने बताया कि बाद में बात करेंगे। अभी वायरस, वायरॉइड और प्रायन की बात कर रहे हैं, तो तीनों का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? तीनों का कोई प्लेस नहीं है क्लासिफिकेशन में। उसका साफ साफ रीजन एनसीईआरटी बता रही है, सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। यही एनसीईआरटी क्वेश्चन बना देगी कि वायरस का विटकर के क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं है, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो योर आंसर मस्ट बी दैट वायरसेस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग बीइंग। वायरसेस को आप लिविंग बीइंग नहीं कह सकते, ट्रू लिविंग बीइंग नहीं है। रीजन क्या है, क्यों नहीं है भैया? इसका एक ही कारण है कि उनके पास सेल जैसी कोई चीज नहीं है। सेल होने के लिए बहुत जरूरी है आपके पास साइटोप्लाज्म हो, साइटोप्लाज्म को पैक करने के लिए आपके पास एटलीस्ट सेल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हो, एक पूरी असेंबली हो। ये सारी की सारी चीजें हैं, वायरस के पास नहीं है। इसके पास ले दे करके केवल है तो क्या, जेनेटिक मटेरियल है, जिसके द्वारा लिविंग होस्ट मिलने पर यह मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ट्रूली लिविंग नहीं है। आगे क्या बोल रहे हैं? द वायरसेस आर नॉन सेलुलर। अब देखिए साफ एनसीईआरटी बोल रही है, अब मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रही है, आप इसको साफ देख लीजिए। ये वर्ड्स यार अपन भूल जाते हैं। जब ऑप्शन आएगा ना, उसमें वो सब सेलुलर भी दे देंगे, नॉन सेलुलर भी दे देंगे, ए सेलुलर भी दे देंगे। जैसे क्वेश्चन दे देंगे वायरस इज, ऑप्शन दे देंगे नॉन सेलुलर, बी दे देंगे सब सेलुलर, सी दे देंगे ए सेलुलर और डी दे देंगे ऑल दीज। अब जो हमारे होशियार चंद है ना, वो क्या दिमाग लगाएंगे, अबे यार सही कह रहे हैं यार, सब सेलुलर तो है। सब सेलुलर वैसे कहीं कहीं लिखा रहता है, बट किंतु जब एनसीईआरटी की बात चल रही है तो हमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। नॉन सेलुलर भी है, ए सेलुलर तो है ही यार, है ना। तो वो कहां ठोकेंगे आंसर? वो आंसर अपना ठोकेंगे ऑल दीज पे, क्योंकि ये ऑल दीज यार इसमें तो मैग्नेट लगी हुई है, अपनी तरफ खींचता है, इसको देखते ही सलाइवेशन हो जाता है। ठीक है, तो डी वाला जो ऑप्शन है ना, यही टिक करके आएंगे और घर आकर के क्या बोलेंगे, पापा 4 नंबर बिल्कुल पक्के। पापा लगाएंगे एक थप्पड़, 4 नंबर पक्के नहीं बेटा, 5 गए तेरे, 4 तो ये गए, और एनटीए का जो गिफ्ट मिला है ना, रिटर्न गिफ्ट -1 का, वो भी मिल गया तेरे को। तो याद रखना, ए सेलुलर जो टर्म है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा वगैरह के लिए यूज की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ए सेलुलर क्यों बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, नॉन सेलुलर। ठीक है, साफ याद रखिएगा। तो वायरस को नॉन सेलुलर क्यों बोलोगे?
क्योंकि लिविंग होस्ट सेल के बाहर ये पूरी तरह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बिकॉज, तो इसमें ऑप्शंस दे देंगे आपको दुनिया भर के, तो आंसर क्या जाएगा, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये वर्ड भी याद रखना है, ये एनसीईआरटी का है, क्योंकि एनसीईआरटी से इधर उधर अपने को भटकना नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज की, कि नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या है। वंस दे इन्फेक्ट द सेल, जब ये लिविंग होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होस्ट की जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है ना, उसको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि वायरस के पास अपनी प्रोटीन को बनाने की कोई मशीनरी नहीं है। आपको मालूम है कि वायरस यदि 1 से 2 होना चाह रहा है, एक वायरस मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, 1 से 2 बनना चाह रहा है, तो सामान कहां से आएगा बताओ। और सामान आ भी गया तो सामान को फॉर्म करने वाली मशीनरी कहां से आएगी। कुल मिलाकर के जो मशीनरी जो डीएनए को रेप्लिकेट करेगी या आरएनए को रेप्लिकेट करेगी वो, और प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी, तो वो कहां से आएगी, तो वो तो होस्ट की लेगा ना। तो इसीलिए वायरस के लिए किसी होस्ट के अंदर घुसना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस हो, प्रायंस हो, चाहे वायरॉइड्स हो, तीनों के लिए कंपलसरी है कि वो होस्ट सेल के अंदर अंदर जाएं इन ऑर्डर टू शो सम लिविंग प्रॉपर्टीज। इसीलिए वायरसेस को अपन क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी पे, दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेशन लगा हुआ है, कंपल्शन लगा हुआ है, एक शर्त लगी हुई है कि यार यदि तेरे को अपनी लिविंग प्रॉपर्टी शो करनी है तो तेरे को लिविंग होस्ट के अंदर घुसना ही घुसना पड़ेगा। तू बाहर रहना चाहता है बाहर रह, बट बेटा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, है ना। बाहर तुम क्या हो, पूरी तरह से इनर्ट हो, पूरी तरह से नॉन लिविंग हो, कोई लिविंग प्रॉपर्टी तुम्हारे अंदर नहीं होगी। यदि एक ही लिविंग प्रॉपर्टी तुम्हारे पास हो सकती है, एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन, और वो भी बेटा कब होगी, जब तुम होस्ट के अंदर जाओगे, और होस्ट के अंदर जाओगे तो बेटा तुम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाओगे। तो आज समझ में आ गया होगा आपको कि वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, मैं तो ज्यादा बिलीव करता नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है इसीलिए पढ़ लेते हैं कि वायरस का नाम किसने दिया, कहां से आया। तो वायरस का मतलब होता है बेटा वीनम, है ना, जहर, जहर, है ना, पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, नाम सुन के डर लग रहा है। वायरस के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि यार ये वायरस बड़ी खराब चीज है, सबको बीमार कर देता है, परेशान कर देता है, और आजकल तो आप देख रहे हो कोरोना वोरोना सब फैला हुआ है, सब वायरस ही है। तो वायरस की अभी तक तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी मैंने सुनी नहीं है ना। बैक्टीरिया की तो सुनी है कि बैक्टीरिया फायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक भी होता है। ये वायरस तो नुकसानदायक ही होता है हमेशा, है ना। तो ये दमित्री इवानोव्स्की रशिया के साइंटिस्ट थे भाई, 1892, कभी ईयर वीयर पूछा नहीं जाता किसी क्वेश्चन में, तो इसलिए ईयर पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं। इन्होंने ये बात पता की कि कुछ यार बहुत छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत छोटे माइक्रोब्स होते हैं, और ये टबाको प्लांट के अंदर, जो टोबैको प्लांट है उसके अंदर ये मोज़ेक डिसीज कॉज करते हैं। टोबैको मोज़ेक प्लांट का यार एक ऊपर फिगर भी दे रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये भी पता लगाया कि ये जो माइक्रोब्स है ना, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। कैसे, तो बैक्टीरिया को रोकने वाला एक, जैसे ये फिल्टर पेपर हमने ले लिया, ये बैक्टीरिया रुक गए इससे, किंतु भाई जब इसमें से किसी फ्लूइड को छाना, टोबैको मोज़ेक की जो मतलब लीफ थी ना, जिन पे ये डिसीज हो रखी थी, उनका एब्स्ट्रैक्ट निकाला और उसको जब छाना तो देखा कि इन्फेक्शन जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि जो वायरस है, वो उन फिल्टर से भी पास हो जाता है जिनको बैक्टीरिया को रोकने के लिए बनाया गया, यानी कि बैक्टीरिया जिनसे पास नहीं होते उनसे ये पास हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि ये बैक्टीरिया से साइज में छोटे हैं, है ना। नाम क्या दिया गया इनको, वायरस नाम दिया गया। इसके बाद आए जी बीजेरिनिक। ठीक है, 1898 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये जो फ्लूइड छाना था ना, ये जो फ्लूइड छाना था टोबैको मोज़ेक वायरस वाला, इसको नाम दे दिया कॉन्टाजियम वाइवियम फ्लूइडम, है ना। ये सब हिस्टोरिकल है यार। ठीक है, ये नाम जरूर याद रख सकते हो क्योंकि इस पे 1-2 बार क्वेश्चन आया है। इसका वैसे नाम क्या था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसको नाम दिया गया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। बट ये जो फ्रेज है ना, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये एज सच पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई ये किसने कहा, क्या था, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फाइनली बाद में स्टानले ने, WM स्टानले ने, इसने क्या शो किया कि वायरसेस को तो यार क्रिस्टलाइज भी कर सकते हो आप, है ना, वायरस के क्रिस्टल्स भी बना सकते हो, और ये क्रिस्टल्स लार्जली किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, क्योंकि वायरस पूरी तरह से होस्ट की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, तो ये क्रिस्टल्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है,
दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। अब नीट वाला क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो एक लाइन दे देगा, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। इन दिस स्टेटमेंट, मतलब केवल यहां से यहां तक की स्टेटमेंट दे देंगे और फिर आपसे कहेंगे इन दिस स्टेटमेंट दे रेफर्स टू। ये दे किसके लिए कहा गया है ना? तो ऑप्शंस में आपको दे देंगे बेटा, वो लाइकेन भी दे देंगे, वो ये भी दे देंगे, प्रायंस भी दे देंगे, है ना, ये वायरॉइड्स भी दे देंगे, वायरस भी दे देंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से अपन चलेंगे तो आंसर क्या जाएगा बेटा? वायरस जाएगा। या ये कह देंगे कि ये बात किसने पता लगाई, किसने कहा ये वाली बात, तो फिर आंसर जाएगा स्टानले ने कहा। तो इस तरह से दो क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं घुमा करके। अब वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये मैं आपको अभी बहुत डिटेल में बता ही चुका हूं कि वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। देखो जेनेटिक मटेरियल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, रेप्लीकेशन होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। दे कुड बी इधर आरएनए और डीएनए। तो खास बात क्या है, नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। पीके सर की बातों पे जाना नहीं, ठीक है, जाना एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी चीख चीख के बोल रही है बेटा कि किसी भी वायरस के अंदर आरएनए और डीएनए नहीं मिलते। अभी रिसेंट एक पेपर में पढ़ रहा था, कहीं डिस्कवरी हुई है, उसमें किसी वायरस टाइप की चीज में आरएनए डीएनए दोनों मिले हैं। तो ये चीज अपने को बेटा जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों साथ साथ नहीं होते। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो वायरस की जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ना, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, वही जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा और इन्फेक्शन उसी की वजह से है। प्रोटीन की वजह से इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शियस कौन है? द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड, दैट इज ईदर आरएनए और डीएनए। अब ये जो पिंक कलर की लाइन है ना बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जर्नल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखिए प्लांट्स के बारे में तो वो खास साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्लांट्स में जनरली डीएनए नहीं होता, आरएनए होगा। और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना। तो टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनिमल्स के बारे में कह रहे हैं, तो एनिमल्स के अंदर जो वायरसेस होते हैं, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बीमार करते हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब याद रखिए आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। मैं किसी वीडियो में आपको पूरी एक लिस्ट दूंगा किस वायरस के अंदर क्या मौजूद है। तो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड दोनों तरह का आरएनए हो सकता है, ठीक है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। तो एनिमल्स के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों तरीके के वायरस उसको अफेक्ट करते हैं। और बैक्टीरिया की यदि अपन बात करें तो नोट कर लीजिए, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। ये चीज नोट कर लीजिए बेटा अच्छे तरीके से। बैक्टीरियोफाजेस क्या है? वो बैक्टीरिया हैं जो, वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है ये, डबल स्ट्रैंडेड। नोट कर लीजिए, बैक्टीरियोफाजेस जो हैं, जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाले हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस नीट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो, अलग से एक टेबल बना लो, किसके अंदर क्या है, प्लांट्स में क्या है, एनिमल्स में क्या है और बैक्टीरिया में क्या है। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, हम जानते हैं। कैप्सोमियर्स प्रोटीन की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं टीएमवी के अंदर, यदि आप देखते हो तो, यानी कि हमारे पास यदि फोटो हो तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये जो आपको यूनिट्स यहां नजर आ रही है ना बच्चों, ये जो एक एक यूनिट आपको नजर आ रही है, ये सब क्या है बच्चों? कैप्सोमियर्स हैं। और कैप्सोमियर का पूरा जो ये घेरा है इसको बोलेंगे कैप्सिड, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आरएनए मटेरियल है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। ये एक बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इसका टेडपोल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये टेडपोल शेप है, ठीक है। ये इसके टेल फाइबर्स हैं, ये बीच में एक शीट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का। ये हेड है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल अंदर बंद होता है। तो ये फोटो आप लोग बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, हालांकि बनाना तो अभी पड़ेगा नहीं, अभी तो ऑब्जेक्टिव से आपको काम चलाना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं वायरसेस क्या क्या बीमारियां फैला सकते हैं। तो एनिमल्स के अंदर मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स के बारे में आप लोग सुन रहे हो, तो कोरोना भी आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। तो ये सब
वायरसेस के एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे तरीके के वायरस हो सकते हैं और जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो मोज़ेक फॉर्मेशन होते हैं। लीव्स पे, स्टेम पर छोटे छोटे धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं, जिसे हम मोज़ेक फॉर्मेशन कहते हैं। लीफ मुड़ जाती है, लीफ रोलिंग होती है, लीफ की कर्लिंग होती है ना, येलोइंग हो जाती है, पीली पड़ जाती है पत्ती, वेन क्लियरिंग, है ना, वेन के किनारे किनारे साफ हो जाते हैं, ठीक है। ड्वार्फिंग, पौधा छोटा रह जाता है। स्टंटेड ग्रोथ, इसमें भी ग्रोथ जो होती है वो अप टू मार्क नहीं होती, ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं होती है। ये सब वायरस के लक्षण है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से वायरस के बारे में काफी जानकारी अब आपको मिल गई है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो लास्ट भी है और चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ये बच्चों बात कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी वायरॉइड्स के बारे में। टीओ डिनर का नाम ध्यान रखिएगा, है ना, इनका नाम वायरॉइड से जुड़ा हुआ है, तो ये नाम आप लोगों को अच्छे से याद करना है। इन्होंने एक और तरीके के इन्फेक्शियस एजेंट की खोज की। ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं, मतलब वायरस खुद तो बैक्टीरिया से छोटा है और ये वायरस से भी छोटे हैं वायरॉइड्स। और खास बात क्या है, इनके पास कोई प्रोटीन कवर नहीं है, ये केवल और केवल नेकेड जेनेटिक मटेरियल है। तो वायरस और वायरॉइड में फर्क समझ में आया? वायरस के पास प्रोटीन थी और साथ में जेनेटिक मटेरियल था। वायरॉइड के पास, भाई के पास क्या है? इसके पास कोई प्रोटीन नहीं है, केवल नेकेड जेनेटिक मटेरियल है। और वो भी जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आरएनए है, डीएनए नहीं है। तो वायरॉइड्स जो हैं वो फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है, इन्फेक्शियस है। खास बात याद रखनी है, नेकेड इन्फेक्शियस आरएनए को आप वायरॉइड कह रहे हो। क्लियर हो गया? तो वायरस में और वायरॉइड में क्या फर्क हुआ? वायरस के पास पूरी एक असेंबली है, नॉन सेलुलर है, ये ठीक है, किंतु प्रोटीन है, कवरिंग है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। किंतु वायरॉइड्स में न प्रोटीन है न डीएनए है, केवल ले दे करके इन्फेक्शियस आरएनए है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें कोई खास बात नहीं है जो कि नीट में क्वेश्चन बनता है। और डिसीज का नाम याद रख लीजिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ये क्वेश्चन नीट में बनता है कि ये डिसीज किस से होती है। एनसीईआरटी में केवल एक डिसीज दे रखी है, तो एक ही डिसीज पर फोकस करिए। कोचिंग के मटेरियल में 4-4, 6-6, 10-10 डिसीज लिखा देते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये किसी कोचिंग वोचिंग के चक्कर में आप मत पड़ो। यूट्यूब से अपनी पढ़ाई करते रहो, अच्छे वीडियोज आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। अपना पैसा बहुत हार्ड अर्न मनी है, इसको वेस्ट मत करो, ठीक है। ढंग से पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। जब फ्री में पढ़ाई मिल रही है तो महंगे कोचिंग में क्यों जा रहे हो? और अननेसेसरी आपके दिमाग पर इतना सारा मटेरियल थोप देते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं ये नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए। बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता जब टीचर बोल रहा है कि 10 है, 10 के 10 याद कर लो। वो अपने कोचिंग मटेरियल को, जो अपना स्टडी मटेरियल है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके देते हैं और बच्चे को हिप्नोटाइज करते हैं और बच्चे के ऊपर एक प्रेशर माउंट करते हैं कि बेटा तू नहीं पढ़ रहा है तो समझ ले तेरा कुछ होना नहीं है। और मैं कह रहा हूं आपको कि केवल आप एनसीईआरटी को ढंग से फॉलो करो, पीके सर की क्लासेस को, वीडियोस को लगातार यदि आप देखते रहोगे 100% टॉप 100 में आ जाओगे। नीट की सिलेक्शन की बात तो करते ही नहीं है हम तो बात करते हैं टॉप 100 की, ठीक है। बट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो देखो कुछ होता नहीं। प्रायंस के बारे में यदि अपन बात करें, कुछ लोग इनको प्रियॉन बोलते हैं तो बट ज्यादा बेटर प्रोनाउंसिएशन प्रायंस होगा। ये क्या है? इन्होंने वायरॉइड को देखा तो इनको भी लगा यार, प्रोटीन को लगा यार मैं क्यों नहीं अकेले इन्फेक्शियस हो सकती। देखो वायरस में क्या है, प्रोटीन भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है। वायरॉइड में प्रोटीन नहीं है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल है आरएनए की फॉर्म में। किंतु प्रायंस में क्या है, ये यहां पर नेकेड इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल है। छोटा सा प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, छोटी सी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि हाईली इन्फेक्शियस हो सकती है। कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है प्रायन की अभी भी डाउटफुल है, इस पे काम चल रहा है। क्योंकि यदि प्रायन एग्जिस्ट करता है तो बेटा मॉलिक्यूलर बायो जब तुम मुझसे पढ़ोगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में कहीं ना कहीं रिवर्स ट्रांसलेशन भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि रेप्लिकेशन कैसे होगा? फिर रेप्लिकेशन का जो सेंट्रल डोग्मा बनेगा वो सीक्वेंस क्या होगा? प्रोटीन से पहले हमें आरएनए बनाना पड़ेगा, आरएनए से डीएनए, डीएनए से फिर आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन से प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बन सकती, रास्ता तो यही बनेगा, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से फिर एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए प्रायंस का एग्जिस्टेंस आज की डेट में अभी भी डाउटफुल माना जाता है, किंतु मानते हैं साइंटिस्ट की ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। 2 डिसीजेज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों का नाम नोट कर लीजिए,
एनिमल्स में, कैटल्स में बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी है ना, बीएसई करके एक डिसीज है। और एनिमल ह्यूमंस में इसी का एनालॉग है, क्या नाम है उसका, सीआर जेकब डिसीज, शॉर्ट में सीजेडी बोलते हैं। तो ये दोनों क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, डिसीज का नाम देकर के पूछ सकते हैं कि ये किसके द्वारा होती है। तो प्रायंस में याद रखिएगा इन्फेक्शियस प्रोटीन है, नेकेड है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए आरएनए नहीं है। वायरॉइड्स में नेकेड आरएनए है, और वायरस के अंदर दोनों चीजें, प्रोटीन कवरिंग भी है और जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है या आरएनए, दोनों साथ साथ नहीं है। ओके, क्लियर। चलिए नाउ मूव ऑन टू लाइकेन। लाइकेन्स क्या है बच्चों, दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब आप लोग जानते हो, पिक्चर आई थी एक बहुत पुरानी 1886 नहीं सर यार 1986 में, एक दूजे के लिए, मेट फॉर ईच अदर, है ना, हीरो हीरोइन दोनों मर गए। बट यहां मारना नहीं है, यहां रिलेशनशिप किस चीज की है बेटा, फायदे के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, कुछ तुम हमारे लिए करो, कुछ हम तुम्हारे लिए करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये एसोसिएशन है किसकी, एल्गी की और फंजाई की। आपको मालूम है एल्गी क्या करता है, खाना पीना बना सकता है, तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, ठीक है। फाइकोबायोन्ट कहेंगे क्योंकि फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। तो फाइकोबायोन्ट क्या है, फंगल एल्गल पार्टनर है, और फंगल वाला जो पार्टनर है उसे कहेंगे माइकोबायोन्ट, बिकॉज माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। तो माइकोबायोन्ट फंगल कॉम्पोनेंट है या फंगल पार्टनर है। अब खाना पीना का बनाने का काम किसका होगा, एल्गल पार्टनर का होगा, है ना। किंतु क्योंकि रिलेशनशिप कैसी है, दोनों के फायदे के लिए, तो कुछ तो फंजाई को भी करना पड़ेगा। तो फंगल पार्टनर क्या कहता है, डोंट वरी एल्गी, तुम हमारे लिए खाना बनाओ, बदले में बेटा हम तुम्हें शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, कोई दुश्मन तुम्हारी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा, डोंट वरी एट ऑल, मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करेंगे, तुम चिंता मत करो, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, सामान हम लेकर के आएंगे, और हम तुम्हारे लिए पानी भी लेकर के आएंगे। तो ये कमिटमेंट है बेटा फंगल पार्टनर का। तो एल्गल पार्टनर खाना बना रहा है, शेल्टर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का और वाटर प्रोवाइड कराने का काम फंगल पार्टनर कर रहा है। तो लाइकेंस बड़े इंपॉर्टेंट है ना। और जब तुम लोग वो पढ़ोगे ना, जीरोसियर, हाइड्रोसियर, ये सब पढ़ोगे तुम, तो जीरोसियर में ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशंस होते हैं इकोलॉजी में जब पढ़ोगे, तो हमेशा शुरुआत हमेशा किससे होती है, लाइकेन से होती है। किसी बेयर रॉक पर यदि कोई हमें सक्सेशन कराना है तो शुरुआत हमेशा लाइकेन से होती है। खास बात यह है कि लाइकेन बहुत जबरदस्त पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, क्योंकि इतने सेंसिटिव होते हैं कि पॉल्यूटेड एरिया में ये ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहां लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है तो वहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जहां लाइकेन ग्रो कर रहा है तो वहां माना जा सकता है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर आज का हमारा फिनिश होता है। और आप प्लीज मुझे बताते रहिए वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है, प्लीज कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एक ही काम कर दो बस मेरे लिए, ठीक है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन, और साथ में चाहिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयरिंग, है ना। जितना ज्यादा करोगे उससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से इस काम पे लग जाओ और पढ़ाई पे लग जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट।